स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने जनजाति अध्याय प्रारंभ किया था, जिसके हमने कुछ प्रश्न भी किए थे। आज की इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करती है? ऑप्शन है आपके पास, पहला नीम की पत्तियों से, दूसरा अशोक की पत्तियों से, तीसरा आम की पत्तियों से और चौथा बबूल की पत्तियों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। भील जनजाति जो है वह विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट आम की पत्तियों के वृक्ष से करती है। अगला प्रश्न है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला भील जनजाति के लोगों का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मीणा जनजाति के लोगों का, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर गुर्जर जनजाति का और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको गरासिया जनजाति के लोगों का। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भील। गमेती जो है वह भील जनजाति के लोगों का नेता या मुखिया होता है, जिसके ऊपर हमने कल भी चर्चा करी थी कि जो भील जनजाति है उनके हमने विभिन्न चीज़ों की चर्चा करी थी उसके ऊपर कि भील जनजाति के घर को टापरा या कू कहते हैं, जो उनकी एक कॉलोनी या आप कह सकते हैं कि बस्ती होती है उसे फला कहते हैं, गांव को पाल कहा जाता है और जो गांव का मुखिया होता है उसे पालवी या तदवी कहते हैं, लेकिन भीलों के सर्वोच्च मुखिया जो प्रमुख मुखिया होता है उसे गमेनी कहा जाता है। ये हमने वहाँ पर चर्चा करी थी। अब देखिए यहाँ पर हम यदि बात करें तो देखिए गमेती या पालवी अनेक वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया गमेती या पालवी कहलाता है। फिर हम बात करें यदि तदवी की तो देखिए तदवी क्या होता है, एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया तदवी कहलाता है। फिर मुखी क्या होता है तो देखिए डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है उसे आप क्या कहते हैं, मुखी कहते हैं। इसकी हम विस्तार में डामोर जनजाति की भी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से कोतवाल होता है सहरिया जनजाति का मुखिया और सहलोत होता है गरासिया जो जनजाति है उसका मुखिया। पटेल यह होता है आपका मीणा एवं कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने बात करी किसके ऊपर, जो विभिन्न जनजाति के मुखिया होते हैं उन्हें किन किन नाम से बुलाया जाता है, यह हमें याद रखना है और यह काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए भीलों के मुखिया को आप किस नाम से बुलाते हैं, गमेती या पालवी। फिर तदवी जो भीलों के एक गांव का मुखिया। फिर डामोर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, मुखी। इसी प्रकार से सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल कहलाता है। गरासिया जनजाति का मुखिया सहलोत कहलाता है और कंजर या मीणा जनजाति का मुखिया जो है वह पटेल कहलाता है। तो ये हमें याद रखना है कि कौन कौन सी जनजाति का जो नेता है उसे किस नाम से वहाँ पर बुलाया जाता है। बाकी इन सभी जनजातियों पर हम अभी आगे विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला पाटिल, दूसरा पटेल, तीसरा चौकीदार और चौथा गमेती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गमेती। भीलों के गांव के जो मुखिया हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं गमेती। पटेल किस जनजाति के मुखिया को कहते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने अभी चर्चा करी थी, पटेल जो है वह आपके कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक जनजाति नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, पहला भील, दूसरा खटीक, तीसरा मीणा और चौथा डामोर। तो देखिए यहाँ पर खटीक जो है वह एक जाति होती है, ना कि जनजाति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। इनमें से खटीक जो है वह राजस्थान की जनजाति नहीं है। राजस्थान में यदि हम बात करें कि कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हम पढ़ते हैं तो देखिए राजस्थान में आप कंजर, कथौड़ी, इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो डामोर, सांसी, सहरिया, फिर यदि हम बात करें तो गरासिया, भील और मीणा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर 7-8 जनजाति हैं राजस्थान में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, पहला कोतवाल, दूसरा गमेती,
तीसरा घोर और चौथा है यहाँ पर सेलोत या सहलोत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। सेलोत या सहलोत के नाम से जाना जाता है गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को। अब यदि हम बात करें देखिए गरासिया जनजाति के ऊपर, तो गरासिया जो शब्द है वह कहाँ से आया है, तो यह गरास शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। और गरासियाओं में कोई संयुक्त परिवार जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। यदि हम बात करें गरासिया जनजाति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो देखिए सिरोही में आबू और पिंडवाड़ा है, पाली में बाली नामक एक जगह है और उदयपुर में गोबुंदा। ये जो हैं गरासिया जनजाति के प्रमुख स्थल हैं। गरासिया जनजाति के बारे में एक फैक्ट जो हमें याद रखना है वह यह है कि ये एक तो मोर और जो सफ़ेद जानवर होते हैं जैसे गाय वगैरह, उनको एक तो काफ़ी ये शुद्ध मानते हैं, ऑस्पिशियस मानते हैं। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि नक्की झील में अस्थि विसर्जन किया जाता है। किसके द्वारा? गरासिया जनजाति के द्वारा। फिर इनमें 3 स्तरीय पंचायत होती है, जिसमें पहली मोटी न्यात होती है जो कि आपके बाबोरहैया में है, फिर नेन की न्यात माडोरिया में, और फिर निचली न्यात। 3 प्रकार की इसमें पंचायत होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले निचली न्यात, फिर नेन की न्यात और मोटी न्यात। फिर यदि हम बात करें गरासिया जनजाति के मेलों की, तो एक इनका मेला जो है वह आपका कोटेश्वर मेला होता है जो कि गुजरात में अंबाजी में लगता है। फिर चैत्र विचित्र मेला देलवाड़ा में लगता है, और गणगौर मेला इनका सियावा सिरोही में लगता है, जिस दिन गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वे प्रेम विवाह करते हैं। और इनमें अलग अलग प्रकार की शादियां भी होती हैं, अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं गरासिया जनजाति में, जैसे कि मोरबंदिया विवाह, ताड़ना विवाह, परावणा विवाह, मेलवो विवाह, खेपड़ो विवाह और सेवा विवाह। फिर यदि हम बात करें तो देखिए कुछ और फैक्ट्स की, जो इनका मुखिया होता है उसे सहलोत कहते हैं। जो बरामदा होता है इनके घर में उसे ओसरा कहा जाता है। बरामदे की हम पहले भीलों के कंटेक्स्ट में जो है चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो इनका बरामदा होता है गरासिया जनजाति के घर में उसे ओसरा कहा जाता है। जो इनका अनाज गृह होता है जहाँ पर अनाज ये भरकर रखते हैं उसे सोहरी कहा जाता है। और ये सामुदायिक आपके सोसाइटी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाते हैं जिसे हेलरू कहा जाता है। और जो इनका यदि कहीं कोई आंदोलन या मूवमेंट होता है तो उसे इनके द्वारा हूरे कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं गरासिया जनजाति के बारे में जो हमें याद रखने हैं। अभी हम आगे भी और विस्तार में इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? ऑप्शन है आपके पास, पहला भील जनजाति का, दूसरा मीणा जनजाति का, तीसरा गुर्जर जनजाति का और चौथा गरासिया जनजाति का। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हारी भावरी कृषि जो है वह गरासिया जनजाति के द्वारा की जो सामूहिक कृषि की जाती है गरासिया जनजाति की द्वारा, उसे आप क्या कहते हैं? हारी भावरी कृषि कहते हैं। यहाँ पर भी यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को हारी भावरी कहा जाता है। तो ये हमें याद रखना है कि गरासिया जनजाति के द्वारा जो सामूहिक कृषि की जाती है उसे हारी भावरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विवाह है गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है? अभी हमने बात करी थी कि इनमें विभिन्न प्रकार के विवाह होते हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा जो है गरासिया जनजाति का विवाह नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, पहला लाली मोरिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मोर बांधिया, तीसरा है पहरावना और चौथा है ताड़ना। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। लाली मोरिया जो है वह गरासिया जनजाति में किसी भी प्रकार का विवाह नहीं होता है। हमने बात करी थी मोर बंधिया के बारे में, पहरावना के बारे में, ताड़ना के बारे में। इसके अलावा कुछ और भी विवाह इनमें होते हैं गरासिया जनजाति में। कौन कौन से? तो जैसे मेलबो विवाह, इसके अलावा खेपड़ो विवाह और आपका एक सेवा विवाह। इस प्रकार से ये विवाह भी जो हैं गरासिया जनजाति में होते हैं। यहाँ पर यदि हम इनकी चर्चा करें तो देखिए गरासिया जाति में विवाह के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? पहला है पहरावना। इस प्रकार के विवाह में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र फेरे लेकर विवाह किया जाता है। तो हमें याद रखना है पहरावना विवाह कौन सा होता है? जिसमें ब्राह्मण की अनुपस्थिति में जो है फेरे ले लिए जाते हैं। फिर दूसरा है आपका मोरबंदिया विवाह।
इसमें क्या होता है, इसमें गरासिया जाति के लोगों द्वारा मोरबंदिया विवाह में हिंदुओं की भांति फेरे आदि की रस्मों का निर्वहन किया जाता है। तो हिंदुओं की भांति जो विवाह किया जाए वह आपका मोरबंदिया विवाह होता है। और तीसरा है आपका ताड़ना विवाह। इस विवाह में क्या होता है, तो देखिए इस विवाह में फेरों की रस्म नहीं होती है। पहली चीज़ हमें यह याद रखनी है कि इसमें फेरों की रस्म नहीं होती है, बल्कि वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को पंचों द्वारा निर्धारित दापा यानी कि एक प्रकार से जो वर पक्ष जो है महिला वधु पक्ष को कुछ पैसे देता है, यानी कि कन्या मूल्य चुकाया जाता है। इसमें गणगौर के मेले के अवसर पर लड़का लड़की को भगाकर ले जाता है तथा दोनों दूर जाकर जीविकोपार्जन करना शुरू कर देते हैं। तत्पश्चात कन्या पक्ष की ओर से उनकी तलाश करके विवाह करा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है चर्चा करी है किस पर, गरासिया जनजाति में जो विवाह होते हैं, कौन कौन से विवाह होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, उसके ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा करी है, जिसमें हमें इन तीनों को ही याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए पहला कौन सा है, पहला आपका पहरावना विवाह है, जिसमें कि हमने बात करी बिना ब्राह्मण की उपस्थिति के यह विवाह कर लिया जाता है, इसमें फेरे ले लिए जाते हैं। दूसरा मोरबंदिया विवाह था, जो कि गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा आपके सामान्य परिस्थिति यानी कि हिंदू रीति रिवाजों से कर लिया जाता है। और तीसरा विवाह है इसमें ताड़ना विवाह। इस विवाह में क्या होता है, इसमें फेरों की कोई रस्म नहीं होती है। इसमें जो है जो वर पक्ष के लोग हैं वे वधु पक्ष के लोगों को दापा देते हैं, यानी कि कन्या का मूल्य उनको अदा करते हैं पैसों या रुपयों के रूप में, जो कि पंचों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इसमें गणगौर के मेले के अवसर पर लड़का जो है वह लड़की को लेकर भाग जाता है, दोनों दूर जाकर रहने लगते हैं और उसके बाद कन्या पक्ष जो है उनकी तलाश करता है और उनका विवाह इसमें करा देता है। तो ये पॉइंट जो है हमें यहाँ पर याद रखने हैं गरासिया जनजाति के विवाह के बारे में। अगला प्रश्न है, मोरबांदिया, पहरावना और ताड़ना विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित हैं? आपके पास ऑप्शन है, पहला सांसी जनजाति में, दूसरा मीणा जनजाति में, तीसरा है भील जनजाति में और चौथा गरासिया जनजाति में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गरासिया जनजाति के ही ये तीनों विवाह हैं, मोरबांदिया, पहरावना और ताड़ना विवाह, जिनकी हमने अभी चर्चा करी। मोरबांदिया हिंदू रीति रिवाज से होता है, पहरावना विवाह बिना ब्राह्मण की उपस्थिति के, और ताड़ना विवाह जिसमें जो है गणगौर के मेले पर लड़का लड़की को लेकर के भाग जाता है। उस प्रकार से ये तीनों विवाह गरासिया जनजाति में होते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है इसके, पहला सहरिया जनजाति से, दूसरा कंजर जनजाति से, तीसरा भील मीणा जनजाति से और चौथा गरासिया जनजाति से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हेलरू जो है वह गरासिया जनजाति की एक सामाजिक सहकारी संस्था है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसकी हमने पहले भी अभी चर्चा करी थी। यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए हेलेरू यह गरासिया समाज की एक सहकारी संस्था है। उसको क्या नाम से जानते हैं? उसको आप हेलरू के नाम से जानते हैं। तो यह भी आपका एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला सिरोही में, दूसरा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तीसरा उदयपुर चित्तौड़ में और चौथा बारां में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सहरिया जो जनजाति है वह आपके बारां क्षेत्र में जो है केंद्रित है। यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आपके सहरिया जनजाति पर। तो देखिए सहरिया जो शब्द है वह शहर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जंगल। इनके यदि प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो बारां में भी कहाँ, देखिए एकदम जो इनका प्रमुख केंद्र है वह है आपका, एक तो किशनगंज है बारां में ही, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है इनका शाहबाद। तो देखिए बारां के भी दो क्षेत्रों में, किशनगंज और शाहबाद में जो है सहरिया जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। इन्हें जो है यदि हम बात करें तो आदिम जनजाति इसे माना जाता है, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब में इन्हें जोड़ा गया है। और इसी के लिए यदि हम करंट से रिलेटेड बात करें तो सरकार इन्हें मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करती है। फिर यदि हम बात करें तो इनमें भी 3 स्तरीय पंचायत सिस्टम होता है,
कौन कौन सी, तो एक होती है पंचताई जिसमें 5 गांव होते हैं, फिर एक दसिया जिसमें 11 गांव होते हैं, और फिर 84 होती है पंचायत है जो इनकी सबसे बड़ी पंचायत है, जो कि वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी में स्थित है। इसके अलावा यदि हम इनके बारे में बात करें तो ये वाल्मीकि जी को अपना पहला जो पूर्वज मानते हैं, और ये तेजाजी और भैरव जी की पूजा भी करते हैं। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है, तो कोड़िया माता जो है इनकी जो कुल देवी हैं। इनमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई महिला और पुरुष का नृत्य होता है, ना इनकी शादियों में किसी भी प्रकार की कोई दहेज ली जाती है। इसके अलावा इनमें श्राद्ध भी नहीं बनाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं कि सहरिया जनजाति में जो औरतें हैं वे टैटू बनवाती हैं, लेकिन आदमी टैटू नहीं बनवा सकते। महिलाएं घर में घूंघट करती हैं लेकिन बाहर नहीं, जो कि हम सामान्यतः भी देख सकते हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा इनमें धारी संस्कार होता है। दीपावली पर ये हीड़ गीत गाते हैं, और जब बारिश होती है तो उसमें आला और लहंगी गाते हैं। लट्ठमार होली खेलते हैं, और इसके अलावा मकर संक्रांति पर ये लकड़ी के डंडों से लहंगी खेलते हैं। जो सहरिया जनजाति का गांव होता है उसे सहरोल कहा जाता है, बस्ती को सहराना कहते हैं, और जो इनका सामुदायिक केंद्र होता है उसे बंगला, हताइया, ढालिया कहते हैं। और ये ट्री हाउस यानी कि पेड़ पर भी घर बना लेते हैं, जिसे गोपना, टोपा या कोरुआ कहा जाता है। और इनका जो मुखिया होता है उसे आप कोतवाल कहते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने जिनकी बात करी, पहले हम उन्हें देखते हैं। तो देखिए जो सहरिया जनजाति का गांव है, गांव को आप किस नाम से जानते हैं, तो गांव कहलाता है सहरिया जनजाति का सहरोल। फिर हमने दूसरी बात यहाँ पर क्या करी, तो देखिए दूसरी बात यहाँ पर हमने करी है जो इनकी बस्ती होती है। सहरिया जनजाति की जो बस्ती है उसे क्या कहा जाता है, तो इनकी बस्ती को कहा जाता है सहराना। फिर हमने बात करी जो इनका कम्युनिटी सेंटर यानी कि सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक केंद्र या सामुदायिक भवन एक प्रकार से जो इनका होता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए वह कहलाता है आपका बंगला। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यह बड़ा होगा आकार में तो इसलिए इसे बंगला कह देते हैं, या फिर इसे हताई भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे ढालिया भी कह देते हैं। फिर यदि हम बात करें तो देखिए इनका जो मुखिया होता है, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो जो मुखिया होता है सहरिया जनजाति का वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका कोतवाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो बेसिक पॉइंट हैं सहरिया जनजाति के बारे में जो हमें याद रखने हैं। अब यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें सहरिया जनजाति की, तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, तो यह राजस्थान की एकमात्र आदिवासी तथा प्राचीन जनजाति है जो कि 12 जिले के किशनगंज एवं शाहबाद, जिसकी हमने पहले ही चर्चा करी, उसमें निवास करती है। इसके अलावा सहरिया जनजाति जो है वह वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं। भारत सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण केवल इसी जनजाति को आदिम जनजाति समूह यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप की सूची में डाला है। तो ये हमें यहाँ पर इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है। बाकी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनकी हमने अभी डिटेल में यहाँ पर चर्चा करी थी, और हमें याद रखना है इनका गांव कहलाता है सहरोल, बस्ती कहलाती है सहराना। इसके अलावा सामुदायिक केंद्र को बंगला, हताइया, ढालिया कहते हैं। मुखिया कोतवाल कहलाता है, और हमने इसके अलावा कई चीज़ें भी इनके बारे में अभी उन पर भी चर्चा करी थी कि ये लट्ठमार होली खेलते हैं, मकर संक्रांति को लेंगी खेलते हैं। इसके अलावा हमने बात करी कि इसमें औरतें टैटू बनवाती हैं लेकिन पुरुष टैटू नहीं बनवाते। तो देखिए यह चीज़ भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो महिला हैं, महिला टैटू बनवा सकती हैं पर पुरुष टैटू इसमें नहीं बनवा सकते। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जब दीपावली होती है तो देखिए दीपावली पर ये कौन सा गीत गाते हैं, तो दीपावली पर इनके द्वारा हीड़ गीत गाया जाता है। इसी प्रकार से मकर संक्रांति जब होती है उस दिन, मकर संक्रांति के दिन ये क्या खेलते हैं, ये खेलते हैं लेंगी। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है।
इसके अलावा यदि हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो वहाँ पर हमने देख लिया था कि जो है इनकी कुल देवी के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए एक हमें इनकी कुल देवी भी याद रखनी है। तो सहरिया जनजाति की कुल देवी होती हैं कोड़िया माता। तो इनका नाम भी हमें यहाँ पर याद रखना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके किसके बारे में, सहरिया जनजाति के बारे में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में डाला गया है? ऑप्शन है इसके, पहला भील जनजाति, दूसरा सहरिया जनजाति, तीसरा आपके पास है गरासिया जनजाति और चौथा है यहाँ पर मीणा जनजाति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। सहरिया जनजाति जो है उसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में डाला गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है? ऑप्शन है इसके, पहला भील जनजाति, दूसरा मीणा जनजाति, तीसरा है सहरिया और चौथा ऑप्शन दिया गया है गरासिया जनजाति। तो देखिए हमने अभी चर्चा करी थी कि जो सहरिया जनजाति है वह 12 के शाहबाद और किशनगंज इलाके में रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सहरिया जनजाति इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धारी संस्कार राजस्थान में किस जनजाति में प्रचलित है? इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला गरासिया जनजाति में, दूसरा मीणा जनजाति में, तीसरा सहरिया जनजाति में और चौथा भील जनजाति में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। धारी संस्कार जो है वह सहरिया जनजाति से संबंधित है। यदि हम बात करें कि धारी संस्कार क्या होता है, तो देखिए यह मृत्यु से संबंधित संस्कार है सहरिया जनजाति में, जिसमें मृत्यु के तीसरे दिन जो है अस्थि और राखों को एकत्रित किया जाता है और उन्हें रख लिया जाता है बिछाकर, ढककर, और फिर उसके अगले दिन उन्हें देखा जाता है। तो यह धारी संस्कार होता है। यदि यहाँ भी हम चर्चा करें सहरिया जनजाति के धारी संस्कार की, तो देखिए मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व राख एकत्र कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक दी जाती हैं और दूसरे दिन उसे देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस राख में जिस आकृति के पदचिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। तो यह धारी संस्कार की मान्यता है। आकृति देखने के बाद अस्थि एवं राखों को सीताबाड़ी में स्थित बाणगंगा या कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। सहरिया समुदाय में इसे धारी संस्कार कहते हैं। तो हमें याद रखना है धारी संस्कार क्या होता है कि पहली चीज़ यह सहरिया जनजाति में मृत्यु से संबंधित है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसे जलाने के बाद जब उसकी अस्थियां और राख हैं उनको एकत्र करके रात में जो है बगीचे में या जो है खुली जगह में आंगन में रख दिया जाता है ढककर। सुबह उन्हें अगले दिन देखते हैं, जिस प्रकार की आकृति बनी होती है तो माना जाता है कि वह व्यक्ति अब अगले जन्म में उसी योनि में जन्म लेने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? ऑप्शन है इसके, पहला देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियाँ, दूसरा सहरिया पुरुषों का साफा, तीसरा मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह और चौथा मिट्टी का एक बर्तन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। खपटा जो है सहरिया पुरुषों का एक साफा होता है। यदि अब यहाँ पर हम चर्चा करें तो देखिए खपटा यह सहरिया पुरुषों का साफा होता है। फिर इसी प्रकार से सलूका यह सहरिया पुरुष वर्ग की अंगरखी होती है और पंछा तो यह सहरिया पुरुषों के घुटनों तक की ऊंची धोती होती है। तो देखिए यहाँ पर सहरिया जनजाति के पुरुषों के वस्त्रों के बारे में बताया गया है। तो यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें इसे याद रखना है। इसमें क्या होता है तो देखिए यहाँ पर हमने बात करी सबसे पहले किसकी, खपटा की। तो खपटा क्या होता है, वो यह होता है सहरिया पुरुषों का साफा। फिर हमने यहाँ पर बात करी है किसकी, तो हमने बात करी सलूका की, जो कि सहरिया पुरुष वर्ग की क्या होती है, अंगरखी होती है। उसके बाद हमने पंछा की बात करी, जो कि सहरिया पुरुषों के घुटने तक ऊंची धोती होती है। तो यहाँ पर हमने सहरिया जनजाति के पुरुषों के 3 वस्त्रों की चर्चा करी है, जो कि हमें याद रखने हैं कौन कौन से वस्त्र हैं और कहाँ कहाँ वे पहने जाते हैं। यह चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। और हमने कल भी बात करी थी कि जनजातियों में कौन सी जनजाति के द्वारा कौन से वस्त्र महिलाओं के द्वारा, कौन से पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, इस चीज़
को हमें ज़रूर से याद रखना है, क्योंकि यह कई बार जो है आपसे सीधे सीधे पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, दूसरा प्रसिद्ध पुरातात्विक किला है, तीसरा पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, और चौथा प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बांसवाड़ा में जो मानगढ़ धाम है वह आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर दमन किया गया था, इसके लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। हम इसके ऊपर जब हमने राजस्थान हिस्ट्री के प्रश्न किए थे तो वहाँ पर इसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चा करी थी, मानगढ़ धाम के ऊपर, कि यहाँ पर जो है ये पहली चीज़ तो कि गुजरात के पास में है, और यहाँ पर जब 17 नवंबर 1913 को अधिवेशन चल रहा था तब यहाँ पर गोलियाँ अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई, जिसमें 1500 से ज़्यादा भील यहाँ पर मारे गए थे। तो यह चर्चा हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले देखिए इसकी और चर्चा यहाँ पर यदि हम करें, मानगढ़ जो कि बांसवाड़ा में है, तो देखिए ये आनंदपुरी पंचायत समिति से लगभग 14 किलोमीटर दूर गुजरात की सीमा पर है। तो एक पॉइंट तो हमें यह याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए वहाँ पर स्थित मानगढ़ धाम में शरद पूर्णिमा पर आदिवासी भक्त संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। कब? तो शरद पूर्णिमा पर यहाँ मेला भी लगता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें जो इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो वह क्या है? तो वह कंटेक्स्ट है कि मानगढ़ धाम जो है यहाँ पर अधिवेशन चल रहा था। कब? 17 नवंबर 1913 को, जिसमें सेना द्वारा गोलियां चलाई गईं और 1500 से अधिक भील यहाँ पर मारे गए। तो यह बात हमें यहाँ पर याद रखनी है। अब अगला प्रश्न है, भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके पास, पहला कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, दूसरा वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, तीसरा दोनों पक्षों द्वारा विवाह का खर्च वहन करना, और चौथा कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाला उत्सव का खर्चा वहन करना। तो देखिए इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी कि दापा प्रथा होती है भील गरासिया जनजाति में। जब विवाह होता है तो जो वर पक्ष के लोग हैं वे कन्या पक्ष के लोगों को कुछ धनराशि देते हैं उस कन्या के बदले में, कन्या मूल समझकर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अब आगे यदि हम बात करें, देखिए भील गरासिया क्या होते हैं? तो जहाँ गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह कर ले तो वे आपके भील गरासिया कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो गरासिया तो पुरुष हो और भील महिला हो तो वे आपके भील गरासिया कहलाते हैं, और यदि गरासिया महिला भील पुरुष से विवाह कर ले तो वह गमेती गरासिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके पास, पहला दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, दूसरा भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, तीसरा विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, और चौथा पुत्र जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला उत्सव। तो देखिए बड़ालिया जो है वह दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास, पहला जन्म से, दूसरा विवाह से, तीसरा कन्यादान से, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मृत्यु से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। लीला मोरिया संस्कार जो है वह आपका किससे संबंधित है आदिवासियों में? तो वह संबंधित है आपका विवाह से। अगला प्रश्न है, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास, पहला सत्य बोलने की, दूसरा अपने टोले की रक्षा करने की, तीसरा ऑप्शन है दुश्मन को मारने की, और चौथा सदा अविवाहित रहने की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। कंजर जनजाति में हाकम राजा का जब प्याला पिया जाता है तो
उसमें कसम खाई जाती है सत्य बोलने की। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर जनजाति के जो लोग हैं वे असत्य नहीं बोलते हैं। अब यदि हम बात करें देखिए कंजर जनजाति की, तो पहली बात कि कंजर जो शब्द है वह आपका काननचार से बना है, यानी कि जो जंगलों में रहते हैं। इनका कंजर जनजाति का मुख्य क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र है। और यदि हम बात करें कि इनका मुख्य कार्य क्या है, तो ये क्राइम, यानी कि मुख्यतः इसके लोग जो हैं लिप्त पाए जाते हैं आपके क्राइम की दुनिया में। अब यदि हम बात करें तो जब भी ये लोग कुछ क्राइम करते हैं तो उससे पहले ये अपने जो इनके देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। इनके मुख्य देवी देवताओं की यदि हम बात करें तो जोगणिया माता हैं जो कि इनकी कुल देवी हैं, चित्तौड़ में स्थित हैं। चौथ माता हैं जो कि बूंदी में है। रक्तदंजी माता और हनुमान जी की ये लोग पूजा करते हैं। इनके घरों में जो है पीछे की साइड में खिड़की बनाना जो कंपलसरी है, उसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये लोग सामान्यतः जो है क्राइम से संबंध रखते हैं, तो भागने के लिए पीछे की ओर खिड़की घर में आवश्यक है। इसके अलावा हमने जैसे कि बात करी हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है मोर का मांस खाते हैं और इनमें जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर को दफनाया जाता है। इनका जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं कंजर जनजाति के बारे में जो हमें याद रखनी है। तो देखिए यदि हम बात करें कंजर जनजाति की, तो पहली चीज़ कंजर जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो देखिए यह आपके पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। फिर यदि हम बात करें इसके बाद कि जो हमने बात करी थी कि इनके मुख्य देवी देवता कौन से हैं, तो देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं देवी देवता कौन कौन से हैं इनके मुख्य। तो देखिए पहली है इनकी जोगणिया माता। जोगणिया माता जो कि क्या है इनकी, जो कि है इनकी कुल देवी। और कहाँ स्थित हैं जोगणिया माता, तो ये स्थित हैं आपके चित्तौड़ में। फिर यदि हम बात करें और किस किस देवी देवता को मानते हैं, तो ये चौथ माता की भी पूजा करते हैं। चौथ माता जो कि कहाँ स्थित हैं, बूंदी में स्थित हैं। फिर हम यदि बात करें तो रक्तदंजी माता, उनकी भी ये पूजा करते हैं। और एक आपके हनुमान जी, उनकी भी इनके द्वारा पूजा की जाती है। ये मुख्य देवी देवता हैं जिनकी कंजर जनजाति पूजा करती है। इसके अलावा हमें याद रखना है कि ये मोर का मांस खाते हैं। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते। इसके अलावा जो इनका हेड या मुखिया होता है, तो देखिए हम पहले भी उस पर बात कर चुके हैं। इनका जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पटेल कहा जाता है। कंजर जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं इनके बारे में जो हमें याद रखने हैं। अब आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ भी कंजर जनजाति में सच जानने के लिए दोषी व्यक्ति को पंचायत के सामने कसम खानी पड़ती है, जिसे हाकिम राजा का प्याला कहते हैं, जो कि शराब हाथ में लेकर के यह कसम खाई जाती है। अगला प्रश्न है किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं। इसके ऑप्शन हैं, पहला भील जनजाति के लोग, दूसरा गरासिया जनजाति के लोग, तीसरा कंजर जनजाति के लोग और चौथा बावरी जनजाति के लोग। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। बावरी जनजाति के लोग जो हैं जब वे चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की पूजा करके शकुन मांगते हैं। अब अगला प्रश्न है बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला सांसी जनजाति की, दूसरा डामोर जनजाति की, तीसरा है आपके पास सहरिया जनजाति की और चौथा कंजर जनजाति की। इसके सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बीजा व माला जो है वह सांसी जनजाति की ही दो शाखाएं हैं। यदि हम बात करें सांसी जनजाति के ऊपर, तो देखिए इसका प्रमुख केंद्र जो है भरतपुर और अजमेर में देखने को मिलता है।
दो शाखाएं हैं इसकी, बीजा और माला। मुख्य देवी देवताओं में इसके सिकोद्री माता और भाकर बाबजी आते हैं। फिर यदि हम आगे बात करें तो देखिए भाकर बाबजी की जब ये कसम ले लेते हैं तो उसके बाद सांसी जनजाति झूठ नहीं बोलती है, और कसम लेते समय ये एक हाथ में कुल्हाड़ी लेते हैं और एक हाथ में पीपल की पत्ती रख कर के ये लोग कसम लेते हैं। इनमें विधवा विवाह नहीं होता है, ये इनसे संबंधित कुछ बातें हैं। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए सांसी जनजाति की जो उत्पत्ति है वह सांसमल से मानी जाती है। सांसी जनजाति मुख्यतः आपको भरतपुर व अजमेर ज़िले में देखने को मिलती है, जैसे कि हमने अभी चर्चा करी थी। इस जनजाति के बीजा और माला नामक दो समुदाय या दो शाखाएं हैं। सांसी जनजाति भंगियों को अपने से श्रेष्ठ मानते हुए अपने विवादों का निपटारा उन्हीं से करवाती है तथा ये अपनी महिलाओं को उनके सामने नचवाते भी हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। जो ये पॉइंट हैं कुछ सांसी जनजाति से संबंधित क्या है कि यह आपके सांसमल से इस सांसी जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। भरतपुर व अजमेर इनके मुख्य केंद्र हैं और बीजा और माला जो हैं वे इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं। हम एक बार वो और देख लेते हैं कि इन किस किस देवी देवता की ये पूजा करते हैं। तो देखिए ये आपके सिकोद्री माता और इसके अलावा हमने बात करी भाकर बाबजी, इन दोनों की ये पूजा करती है सांसी जनजाति। तो यहाँ पर आपको सांसी जनजाति से रिलेटेड सारे पॉइंट जो हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये सभी आपको यहाँ याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास, पहला डूंगरपुर में, दूसरा बांसवाड़ा में, तीसरा उदयपुर में और चौथा कोटा में। इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 3। जो कथोड़ी जनजाति है वह मुख्यतः आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें, चर्चा करें कथोड़ी जनजाति के ऊपर, तो देखिए यह जनजाति जो है वह ओरिजिनली तो महाराष्ट्र से है, इसका मुख्य केंद्र उदयपुर है। और यह क्या व्यवसाय है इनका, तो ये खेर के पत्तों के कत्थे बनाते हैं, इसलिए इन्हें कथोड़ी जनजाति भी कहा जाता है। और इन्हें वल्नरेबल ट्राइब की श्रेणी में रखा गया है। मनरेगा में इन्हें भी 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। इसके अलावा हम यदि बात करें कौन कौन से इनके प्रमुख देवी देवता हैं, तो डूंगर देव, वाद्य देव, गाम देव, भारी माता, कंसारी माता, ये सभी जो हैं कथोड़ी जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये बंदर का मांस खाते हैं और शराब इनके द्वारा पी जाती है। अधिकतर सभी जनजातियों में आपको यह देखने को मिलेगा। और इनमें जो औरतें हैं वे आभूषण नहीं पहनती हैं, सिर्फ टेटू बनवाती हैं। इनका जो झोंपड़ा होता है उसे खोलरा कहा जाता है और इनका जो मुखिया होता है उसे नायक कहते हैं। यहाँ भी यदि हम बात करें तो देखिए कथोड़ी यह जनजाति आपको उदयपुर जिले में कोटड़ा, झोलरा और सराड़ा में तथा डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भी देखने को, डूंगरपुर और बारां में भी यह आपको देखने को मिलेगी। तो हमें एक तो याद रखना है कि इनका जो हेड होता है मुखिया, उसे क्या कहते हैं, तो इनके हेड को नायक कहा जाता है। इसके अलावा हमने बात करी तो देखिए एक पॉइंट जो थोड़ा अलग है कि ये बंदर का मीट खाते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें तो इनकी जो महिलाएं हैं वे टैटू बनवाती हैं, आभूषण नहीं पहनती हैं, आभूषण नहीं पहनती हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो इनके बारे में हमें याद रखने हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इनकी जो झोंपड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, तो देखिए इनकी जो झोंपड़ी है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे खोलरा कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर कथोड़ी जनजाति के बारे में जो हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है जनजाति और स्थान सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जनजातियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ स्थान। तो देखिए पहले हम जनजाति देख लेते हैं। कौन कौन सी जनजाति है, गरासिया, डामोर, सहरिया और सांसी। अब इनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं, आबू रोड, सीमलवाड़ा, किशनगंज और भरतपुर। तो देखिए अब इन्हें सुमेलित करते हैं। तो देखिए गरासिया जनजाति हमने बात करी थी सिरोही आबू रोड में है, ये पहले से मैच होगा।
डामोर जनजाति जो है वह आपके सीमलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह 2 से मैच होगा। सहरिया बाराके, किशनगढ़ और शाहबाद, तो यह 3 से मैच होगा। और सांसी जनजाति अजमेर और भरतपुर, ये 4 से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका क्या बना युग्म 1 2 3 4, तो A1 B2 C3 D4, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी चर्चा की गई है कि गरासिया जो जनजाति है वह मुख्यतः आबू रोड, सिरोही, उदयपुर एवं पाली में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में जो सीमलवाड़ा क्षेत्र है उसमें रहती है। इसके अलावा सहरिया जनजाति जो है वह, उसके बारे में हमने बात करी थी कि बाराके, किशनगंज और शाहबाद में रहती है। इसके अलावा सांसी जनजाति भरतपुर और अजमेर में निवास करती है, इसकी हमने पहले ही चर्चा कर ली थी। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। ऑप्शन है इसके, पहला बारां में, दूसरा सिरोही में, तीसरा जोधपुर में और चौथा अलवर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। गरासिया जनजाति जो है वह मुख्यतः सिरोही, आबू रोड इसमें इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा यह थोड़ी बहुत उदयपुर और पाली के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला करौली में, दूसरा धौलपुर में, तीसरा अलवर में और चौथा भरतपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। सांसी जनजाति के बारे में हमने बात करी थी कि यह आपके भरतपुर और अजमेर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। ऑप्शन है इसके, पहला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, दूसरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, तीसरा जयपुर, अलवर, डूंगरपुर और चौथा जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र में आपको डामोर जनजाति देखने को मिलती है। यदि हम बात करें डामोर जनजाति पर, तो देखिए यह मुख्यतः तो यह सीमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र जो है डूंगरपुर, वहाँ पर पाई जाती है। और अब ये जंगल में नहीं रहते हैं, जंगलों से बाहर आकर खेती, पशुपालन आदि व्यवसाय करते हैं और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र में भी अब ये देखने को मिलते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आभूषण पहनते हैं और आदमी जो है इसमें बहु विवाह कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक विवाह भी इसमें कर सकते हैं। इनकी जो भाषा है उस पर आपको गुजराती प्रभाव देखने को मिलता है। इनका होली कार्यक्रम चाड़िया कहलाता है और इनका जो मुखिया है उसे मुखी कहते हैं। इनके 2 मेले भी लगते हैं, एक छैल बावजी का मेला पंचमहल गुजरात में और एक 11 की रेवड़ी का मेला जो कि डूंगरपुर में लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमने किसके बारे में बात करी, तो यहाँ हमने बात करी है आपके डामोर जनजाति के बारे में। तो मुख्य क्षेत्र इनका सीमलवाड़ा है, उस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो एक तो यहाँ पर हमें महिला पुरुष दोनों ही इनमें आभूषण पहनते हैं। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि पुरुष एक से ज़्यादा विवाह इसमें कर सकते हैं डामोर जनजाति में। फिर यदि हम बात करें, इनका जो हेड है यानी कि जो मुखिया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मुखी कहा जाता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें इनके मेलों की, तो देखिए इनके 2 मेले हैं जो हमें याद रखने हैं। एक तो है छैल बावजी का मेला, छैल बावजी मेला ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपके पंचमहल गुजरात में। और दूसरा लगता है आपके 11 की रेवड़ी का मेला, 11 की रेवड़ी का मेला ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपका डूंगरपुर में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं डामोर जनजाति से रिलेटेड, ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है। ऑप्शन है आपके पास, पहला कोटा, दूसरा बारां, तीसरा धौलपुर और चौथा जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। सहरिया जनजाति जो है वह बारां के शाहबाद और किशनगंज जो तहसील हैं उनमें निवास करती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एक तरफ दी गई है जनजाति और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो पहले जनजाति देख लेते हैं, सहरिया, गरासिया, डामोर और मीना। अब क्षेत्र हम देखते हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, बारां, कोटा और जयपुर, दौसा।
तो देखिए यहाँ पर इन्हें हम सुमेलित करते हैं। सहरिया जनजाति, यह आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो देखिए सहरिया जनजाति आपको देखने को मिलती है बारां और कोटा क्षेत्र में, तो यह 3 से मैच होगा। फिर है आपके पास गरासिया जनजाति, तो गरासिया आपके उदयपुर सिरोही क्षेत्र 2 से मैच होगा। डामोर जनजाति, इसकी हमने चर्चा करी है डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, जो कि आपका 1 से मैच होगा। और फिर हमारा मीणा जो कि जयपुर और दौसा में मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपका कूट बना 3, 2, 1 और 4। ऑप्शन नंबर 4 A3, B2, C1 और D4 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्न मानचित्र में राजस्थान के प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण को क्रमशः पहचानिए। तो देखिए मानचित्र है, इसमें आपको यहाँ पहचानना है, ये 1 है, ये आपका 2, ये 3, ये 4, इन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजाति रहती है वह हमें पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, सांसी, सहरिया, भील, गरासिया। दूसरा गरासिया, सहरिया, सांसी, भील। तीसरा सांसी, गरासिया, भील, सहरिया। और चौथा भील, सांसी, सहरिया, गरासिया। यदि हम बात करें तो देखिए सांसी जनजाति, यह आपका भरतपुर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर सांसी जनजाति होगी। फिर यदि हम बात करें दूसरा, तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ? तो यह हुआ आपका बारां, जो हाड़ौती क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपकी सहरिया जनजाति होनी चाहिए। और ये क्षेत्र कौन सा है जो सबसे नीचे है? तो यह आपका वागड़, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है ये उसमें आता है, तो यह आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपके भील जनजाति होगी। और चौथा ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये है आपका जो माउंट आबू सिरोही वाला जो क्षेत्र है वह, तो यहाँ पर आपकी गरासिया जनजाति होनी चाहिए। तो देखिए सांसी, सहरिया, भील, गरासिया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छेला बावजी और ग्यारस की रेवड़ी का मेला किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला हरन, पहला सांसी जनजाति, दूसरा कंजर जनजाति, तीसरा सहरिया और चौथा डामोर। तो हमने अभी चर्चा करी थी कि छेल बावजी का मेला जो कि पंचमहल गुजरात में और ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर, ये डामोर जनजाति से संबंधित मेले हैं। यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो देखिए छेला या छेला बावजी का मेला यह आपके गुजरात के पंचमहल नामक स्थल पर बढ़ता है, जिसमें केवल और केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। और ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर में प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में बढ़ता है। तो हमने वहाँ पहले भी इसकी चर्चा करी थी और यहाँ भी हमें याद रखना है कि छेल बावजी का मेला गुजरात पंचमहल में और आपकी ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? तो देखिए यह आपका करंट से रिलेटेड प्रश्न है और उस टाइम पर यह करंट में होगा। इसके ऑप्शन है 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 7 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर 2, 9 अगस्त। फिर देखिए यहाँ विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है और किस नदी पर पुल बनाया गया? इसके ऑप्शन हैं हरन, एरव, अनास और चाप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनास। तो देखिए विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 को बांसवाड़ा के सांगडूंगरी बोरखंडी को जोड़ने वाले अनास पुल की आधारशिला रखी गई। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों ही प्रश्न कर लिए हैं कि विश्व आदिवासी दिवस आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है और करंट से रिलेटेड था कि किस नदी पर पुल, तो अनास नदी पर पुल बनाया गया। अगला प्रश्न है, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना किस सन में राजभवन जयपुर में की गई है? ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन है 2015, 2011, 2017 और 2005। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2। 2011 में जो है जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ यानी कि ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना जयपुर राजभवन में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई। ऑप्शन है आपके पास 1871 में, 1975 में, 1979 में और 1981 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1975 में राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला
चूरू, दूसरा जयपुर, तीसरा नागौर और चौथा गंगानगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नागौर में जो है जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है। तो देखिए ये उस समय के करंट से रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर। यदि आप देखेंगे तो अधिकतर जनजाति जो हैं वे इसी क्षेत्र में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है टेम्पू क्रय हेतुकरण, दूसरा कृषि भूमि का आवंटन, तीसरा जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना और चौथा बेरोजगारी भत्ता देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जनजाति छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देने के लिए एकलव्य योजना चालू सरकार के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एकलव्य योजना संचालित की जाती है। ऑप्शन है आपके पास, पहला जिला प्रशासन द्वारा, दूसरा जनजाति आयोग द्वारा, तीसरा भारत विकास परिषद द्वारा और चौथा ग्राम सेवा समिति द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जनजाति आयोग द्वारा एकलव्य योजना संचालित की जाती है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न और इसी के साथ हमने जो जनजाति वाला चैप्टर है वो पूरा कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।